जगत का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो गेमा धानी यानी गेमा कप जो है मार्केंसिया में पाया जाता है, तो यह सही है। द्विकशाभिक चल बीजाणु भूरे शैवाल में पाए जाते हैं, तो यह भी सही है। द्विकशाभिक चल बीजाणु किस में पाए जाते हैं? भूरे शैवाल में। अगला है एक कशाभिक युग्मक जो कि पॉलीसैफोनिया में पाया जाता है, तो यही गलत है। ठीक है, इसमें अकशाभिकीय पाया जाता है। और डी में बोल रहा है एक कोशिकीय जीव जो कि एक क्लोरेला है। क्लोरेला क्या है? एक कोशिकीय जीव, तो यह सही है। तो हम बोल सकते हैं पॉलीसैफोनिया के बारे में कि पॉलीसैफोनिया जो कि लाल शैवाल है कि नर जनन अंग या फिर लघु बीजाणुधानी में अकशाभिकीय नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। इसमें अंड युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? अंड युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। अंड युग्मकी में केवल नर युग्मक गतिशील होते हैं। अंड युग्मकी में केवल क्या होता है? नर युग्मक ही गतिशील होते हैं। इन चल युग्मकों में पार्श्व सिरों पर दो भिन्न आकार की कशाभिकाएं भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ए बोल रहा हॉर्सटेल अनावृत बीजी है, तो यह कथन गलत है। हॉर्सटेल अनावृत बीजी नहीं है। बी है सिलेजनेला विषम बीजाणुक है जबकि साल्विनिया सम बीजाणुक है, यह भी कथन गलत है। सी में बोल रहा है कि अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। हाँ, यही तो मेन लक्षण है अनावृत बीजी का कि अनावृत बीजी में बीजांड जो है अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध यानी आवृत नहीं होते, तो यही कथन सही है। और डी में क्या करा? साइकस और सिड्रस दोनों में साधारणतः तने और शाखित होते हैं, तो यह कथन गलत है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि अनावृत बीजी पादपों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा आवृत नहीं होते हैं। अनावृत बीजी पादप का मेन खासियत गुण क्या है? उसके जो बीजांड होते हैं अंडाशय भित्ति द्वारा आवृत नहीं होते हैं, अतः इनके बीज क्या होते हैं? नग्न होते हैं। इसके बीज क्या होते हैं? नग्न होते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है अनावृत बीजी। हॉर्सटेल की बात करें तो हॉर्सटेल इक्विसिटम का सामान्य नाम है। हॉर्सटेल किसका नाम है? इक्विसिटम का सामान्य नाम है, जो कि एक टेरिडोफाइटा है। हॉर्सटेल एक क्या है? एक टेरिडोफाइटा है। सिलेजनेला एवं साल्विनिया दोनों टेरिडोफाइटा से संबंधित है। सिलेजनेला भी टेरिडोफाइटा है और साल्विनिया दोनों के दोनों किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। और ये दोनों के दोनों विषम बीजाणुक है। दोनों के दोनों क्या है? विषम बीजाणुक है। इनमें दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। ये दोनों में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, एक लघु बीजाणु और दूसरा गुरु बीजाणु। साइकस की बात करें तो साइकस में अशाखित स्तंभाकार तना पाया जाता है। साइकस में कैसा? अशाखित स्तंभाकार तना पाया जाता है, जबकि देवदार जिसको सिड्रस बोलते हैं के पेड़ों में तनों पर शाखाएं पाई जाती हैं। उसके पेड़ों के तनों पर शाखाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? तो युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यह है क्लेमाइडोमोनास का विशिष्ट लक्षण है। अगला है, निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? तो निवही शैवाल तो एक ही है, वो है वॉलबॉक्स। निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? वॉलबॉक्स। अगला है, गलत जोड़े का चयन कीजिए। इसमें से गलत कौन है? तो पाइनस एक लिंगी है, तो यह कथन सही है कि नहीं, पाइनस एक लिंगी नहीं है, यही कथन गलत है कि पाइनस एक लिंगी है, जो कि यह गलत है। अगला है साइकस। तो साइकस क्या है? एक लिंगी, तो यह सही है कि साइकस एक लिंगी है। साल्विनिया विषम बीजाणु है, तो अभी कुछ देर पहले इस पे बात किए थे कि साल्विनिया क्या है? विषम बीजाणु है। साल्विनिया एक विषम बीजाणु, तो यह भी सही है। इक्विसिटम सम बीजाणु है। हाँ, वही क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि इक्विसिटम सम बीजाणु है, तो ये सब सही है, सिर्फ ये गलत है। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं पाइनस के बारे में, पाइनस अनावृत बीजी द्विलिंगाश्री पादप होता है। पाइनस क्या है? यह एक अनावृत बीजी है और द्विलिंगाश्री पादप होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत था क्योंकि पाइनस यहाँ एक लिंगी था। इसमें एक ही पादप पर नर एवं मादा शंकु पृथक पृथक रूप से पाए जाते हैं। पाइनस का नर शंकु समूह में तथा नीचे की लंबी शाखाओं पर उप अंतस्थ उप अग्रीय स्थिति में लगा होता है, जबकि मादा शंकु जो होता है 2 से 6 के समुच्चय में ऊपरी शाखाओं में पाए जाते हैं। अगला है कि द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है?
तो द्विनिषेचन यह सिर्फ आवृत्तिबीजी का ही विशिष्ट लक्षण है। तो द्विनिषेचन किस में देखने को मिलता है? यह सिर्फ आवृत्तिबीजी में ही देखने को मिलता है। तो द्विनिषेचन के बारे में क्या बोलेंगे कि द्विनिषेचन आवृत्तिबीजियों का विशिष्ट गुण है। इसकी खोज नावास्चिन ने की थी। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नावास्चिन ने की थी। इस प्रकार के निषेचन में एक नर युग्मक अंड के साथ संयुग्मित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है और दूसरा जो नर युग्मक होता है द्विगुणित ध्रुवीय कोशिका से संलयित होकर त्रिगुणित यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। यही पूरा प्रोसेस जो है द्विनिषेचन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं? दोनों के जीवन चक्र कैसे हैं? एक्टोकार्पस के जो जीवन चक्र हैं अगुणित द्विगुणित है। एक्टोकार्पस के जीवन चक्र कैसे हैं? अगुणित द्विगुणित, जबकि फ्यूकस के जीवन चक्र जो है द्विगुणितीय है। फ्यूकस के जीवन चक्र क्या है? द्विगुणितीय है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्टोकार्पस एवं फ्यूकस क्रमशः क्या है? एक्टोकार्पस है अगुणित द्विगुणित चक्र, जबकि फ्यूकस में कैसा होता है? सिर्फ द्विगुणितीय चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 5 कथन 1 से 5 को पढ़िए और जैसा उनके आगे पूछा गया उत्तर दीजिए। पहला है कि इक्विसिटम में मादा युग्मकोद्भिद जनक बीजाणुद्भिद पर बना रहता है। यह कथन गलत है। इक्विसिटम में मादा युग्मकोद्भिद जनक बीजाणुद्भिद पर बना रहता है, यह कथन गलत है। दूसरा है जिंगो में नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता है। यह कथन सही है कि जिंगो में जो है नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता है। जिंगो में नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता है। तीसरा है रिक्सिया का बीजाणुद्भिद पॉलीट्राइकम के बीजाणुद्भिद की तुलना में अधिक विकसित होता है, यह भी कथन गलत है। पांचवा है बॉलबॉक्स में लैंगिक प्रजनन समयुग्मकी होता है, यह भी कथन गलत है, समयुग्मकी नहीं होता है। और स्लाइम मोल्ड्स में के बीजाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह भी। यहाँ पूछा गया उपरोक्त कथन में से कितने सही है? तो सिर्फ एक ही सही है। तो उसमें से क्या सीखे हैं जिंगो के बारे में कि जिंगो एक अनावृत बीजी है, इसमें नर व मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवी नहीं होते हैं, स्वतंत्र जीवी नहीं होते हैं। ये बीजाणुद्भिद के स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। और इक्विसेटम के जो बीजाणु होते हैं पृथक होने के कुछ समय पश्चात अंकुरित होकर प्रोथेलस बनाते हैं। इक्विसिटम के बारे में क्या याद रखना है कि इक्विसिटम के जो बीजाणु होते हैं पृथक होने के कुछ समय पश्चात अंकुरित होकर क्या प्रोथेलस बनाते हैं। इक्विसिटम का प्रोथेलस द्विलिंगाश्रीय होता है। इक्विसिटम का जो प्रोथेलस होता है क्या होता है? द्विलिंगाश्रीय होता है। इसका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर कुछ समय के लिए आश्रित होता है। अब अगला कथन के बारे में है कि ब्रायोफाइट में सबसे साधारण प्रकार का बीजाणुद्भिद रिक्सिया में देखने को मिलता है। अगर ब्रायोफाइट में सबसे साधारण प्रकार की बीजाणुद्भिद की बात करें तो किसमें देखने को मिलता है? रिक्सिया में। और जबकि अगर पूछे सबसे विकसित ब्रायोप्सीडा में पाया जाता है। अगर पूछे कि सबसे विकसित बीजाणुद्भिद ब्रायोफाइटा में किस में पाया जाता है तो ब्रायोप्सीडा में। किसमें? ब्रायोप्सीडा में पाया जाता है। और वॉलबॉक्स के बारे में क्या याद रखना है कि वॉलबॉक्स में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। वॉलबॉक्स में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? विषम युग्मकी प्रकार का होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला देखते हैं लेमिनेरिया और सारगासम खाद्य पदार्थ के रूप में यूज होता है। यह कथन सही है कि लेमिनेरिया और सारगासम को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज किया जाता है। दूसरा है कि शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। तो शैवाल जो है अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को क्या करती है? बढ़ाती है। तो यह भी कथन सही है। तीसरा है कि एल्जिन लाल शैवाल से तथा कैरागिन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह कथन गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। दूसरा कि अगार अगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। तो यह कथन सही है कि अगार अगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ही प्राप्त होता है। तो इसमें सी का सही कथन होना चाहिए कि एल्जिन, जिसको हम लोग भूरा शैवाल कैटेगरी में रखेंगे, एल्जिन भूरा शैवाल लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। एल्जिन किससे प्राप्त होता है? तो यह भूरा शैवाल से प्राप्त होता है। एल्जिन किससे प्राप्त? भूरा शैवाल यानी कि लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। एल्जिन का उपयोग शेविंग क्रीम में होता है, जेली बनाने में यूज होता है, अग्निरोधक वस्त्र के निर्माण में यूज होता है। जबकि कैरागिन की बात करें तो कैरागिन किससे? लाल शैवाल से प्राप्त होता है। कैरागिन किससे प्राप्त होता है?
लाल शैवाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग, केराटिन का उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, पेंटिंग, प्रिंटिंग, चमड़ा उद्योग, ये सब में केराटिन का यूज होता है। अगला है कि सही कथन, कि इसमें से सही कथन कौन सा है। पहला है साल्विनिया, जिंगो और पाइनस ये सभी के सभी अनावृत बीजी है, तो यह कथन गलत है, इसमें सभी के सभी अनावृत बीजी नहीं है। दूसरा है कि सिकोया सबसे लंबे वृक्ष में से एक है, तो यह कथन सही है कि सिकोया जो है सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। तीसरा है कि अनावृतबीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती है, तो यह भी कथन गलत है। और डी है कि अनावृतबीजी समबीजाणुक और विषमबीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं, यह भी कथन गलत है कि अनावृतबीजी जो है समबीजाणुक और विषमबीजाणु दोनों प्रकार के होते हैं, तो यह कथन गलत है। तो इसके बारे में याद रखेंगे कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई का पादप कौन है, सिकोया है, जो कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित है। जिंगो और पाइनस के बारे में क्या याद रखेंगे, जिंगो एवं पाइनस अनावृतबीजी पादप है, ये दोनों के दोनों क्या है, अनावृतबीजी पादप है। परंतु साल्विनिया की बात करें तो साल्विनिया एक टेरिडोफाइटा पादप है। अनावृतबीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित होती है, जैसे कि सल्क पत्र, तथा इसमें केवल विषम बीजाणु ही पाए जाते हैं। अगला है ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए तो जल की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में नर जनन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें निषेचन जल की उपस्थिति में ही होगा, बिना जल की उपस्थिति से यह निषेचन नहीं होगा। नर युग्मक जल के माध्यम से ही मादा जनन तक पहुंचता है। अगला है कि निम्नलिखित 5 कथन में से सही कथन को छांटना, इसमें से सही कथन कौन है। तो देखते हैं, मॉस एवं लाइकेन किसी नग्न चट्टान पर बसने वाले पहले जीव होते हैं, यह कथन सही है कि मॉस एवं जो लाइकेन जो है सबसे पहले चट्टान पर उगने वाले जीव हैं। दूसरा है कि स्लेजिनेला एक समबीजाणुक टेरिडोफाइट है, यह कथन गलत है, अभी तुरंत हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि स्लेजिनेला क्या है, विषम बीजाणुक है। तीसरा है साइकस की प्रवाल मूल में VAM होता है, यह भी कथन गलत है कि साइकस के प्रवाल में VAM होता है, यह भी कथन। चौथा देखते हैं, चौथा में बोल रहा है कि ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में यह बीजाणुद्भिद होता है। यह कथन सही है कि ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में यह पादप क्या होता है, बीजाणुद्भिद होता है। और पांचवा है, चौथा सही था और पांचवा देखते हैं, पांचवा में कह रहा है कि अनावृत बीजियों में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पादप पर शंकु पर स्थित बीजाणुधानी में उपस्थित होता है, यह भी कथन सही है, यानी 1, 4 और 5 सही है। तो इस क्वेश्चन में याद क्या रखना है कि सिलेजिनेला एक क्या है, विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटा है। सिलेजिनेला के बारे में क्या याद रखना है कि यह एक विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटा है। साइकस की प्रवाल जड़ में नील हरित शैवाल रहता है, साइकस की प्रवाल जड़ में क्या होता है, नील हरित शैवाल रहता है, जबकि पाइनस की जड़ में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका युग्मकोद्भिद स्वतंत्र या फिर मुक्त रहने वाला नहीं होता है। तो पाइनस का जो बीज होता है वह स्वतंत्र युग्मकोद्भिद या मुक्त रहने वाला नहीं होता है। किसका युग्मकोद्भिद स्वतंत्र मुक्त नहीं रहने वाला होता है, तो पाइनस का। तो पाइनस के बारे में कैसे कि पाइनस में स्वतंत्र जीवी युग्मकोद्भिद नहीं होता है, बल्कि यह बीजाणुद्भिद पर आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है, बीजाणुद्भिद पर आश्रित होता है। युग्मकोद्भिद का निर्माण बीजाणुद्भिद में उपस्थित विशिष्ट संरचनाओं में होता है। युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है बीजाणुद्भिद में उपस्थित विशिष्ट संरचनाओं में होता है। अगला है निम्नलिखित कथन में से गलत कथन को छांटना, इसमें से गलत कौन है। तो पहला देखते हैं, एल्जिन और केराटिन शैवाल के उत्पादित, यह कथन सही है कि एल्जिन और केराटिन जो है ये दोनों के दोनों शैवाल से ही प्राप्त होते हैं। अगला है अगार अगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है, यह भी कथन सही है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, यह भी कथन सही है कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। अगला है रोडोफाइसी में संचित खाद्य पदार्थ
मेनिटॉल होता है। यही कथन गलत है। तो इसके बारे में क्या सही याद रखना है कि मेनिटॉल फियोफाइसी में संग्रहित भोज्य पदार्थ। मेनिटॉल किस में होता है? भूरा शैवाल में होता है। तो मेनिटॉल फियोफाइसी में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। लाल शैवाल रोडोफाइटा सबसे पुराने यूकेरियोटिक शैवाल है, जिसमें भोजन का संचय जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। लाल शैवाल में भोजन किस रूप में संचय होता है? तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक कसाभी होते हैं? नर युग्मक कसाभी किसमें होते हैं? तो एक्टोकार्पस में नर युग्मक कसाभी होते हैं। तो एक्टोकार्पस के बारे में जानेंगे कि फियोफाइसी के एक्टोकार्पस में नर युग्मक जो है कसाभिक युक्त होते हैं। इसका जो नर युग्मक कैसा होता है? कसाभिका युक्त होता है। नर युग्मक की कसाभिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मादा युग्मक से लैंगिक संबंध स्थापित करना। एक्टोकार्पस का मादा युग्मक कसाभिक युक्त होता है। एक्टोकार्पस का जो मादा युग्मक होता है वो भी कसाभिक युक्त, परंतु आकार में थोड़ा भिन्न होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अकसाभिक युग्मक की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है? इसमें से कौन है जो अकसाभिक और युग्मकों की यानी समयुग्मकता को दर्शाता है? तो यह इसमें स्पाइरोगायरा में होगा। स्पाइरोगायरा अकसाभिक युक्त की युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है। स्पाइरोगायरा क्या करता है? अकसाभिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है। समयुग्मकता में दोनों युग्मक बाह्य आकारकी व माप में समान होते हैं। समयुग्मकता मतलब क्या हुआ कि जो दोनों युग्मक जो हो बाह्य आकारकी में एकदम समान दिखे। और सारगासम और एक्टोकार्पस व यूलोथ्रिक्स में भी समयुग्मकता पाई जाती है। किस किस में? सारगासम में, एक्टोकार्पस में और यूलोथ्रिक्स में, ये सब में विषमयुग्मकता पाई जाती है। अगला है कि कारा के विषय में गलत कौन है? पहला देखते हैं कि ऊपरी अंडधानी और नीचे गोल पुंधानी होता है। तो यह कथन सही है कि ऊपर अंडधानी होता है कारा में और नीचे गोल पुंधानी होता है। दूसरा है कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की एक ही पादप में उपस्थित होता है। तो यह भी कथन सही है कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल दोनों एक ही पादप में स्थित होता है। तीसरा है कि ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी, यह कथन गलत है। और डी कह रहा है कि ग्लोब्यूल नर प्रजनन है। ग्लोब्यूल क्या है? नर प्रजनन संरचना। यह डी भी सही है। तो कारा के बारे में क्या सीखें कि कारा एक उभयलिंगाश्री शैवाल है, यानी नर और मादा दोनों इसमें होता है। इसमें लैंगिक जनन ग्लोब्यूल या पुंधानी बोल सकते हैं नर व न्यूक्लियल या फिर अंडधानी यानी मादा नामक जनन अंगों की सहायता से होता है। कारा में स्थिति के अनुसार अंडधानी ऊपर की ओर और पुंधानी जो होता है वो नीचे की ओर होता है। अब अगला पढ़ेंगे कि पीठ बनने के लिए कौन सा पादप उत्तरदायी है? तो पीठ स्फेग्नम में बनता है। किस में बनता है? पीठ स्फेग्नम। तो पीठ के बारे में क्या याद रखना है कि पीठ वनस्पति के सड़े गले भागों के कार्बनीकरण व जीवाश्मीकरण से प्राप्त कोयला होता है। भूगर्भ से प्राप्त अधिकांश पीठ कोयले का उत्पादन स्फेग्नम की जाति से होता है। किससे होता है? पीठ किससे प्राप्त होता है? तो स्फेग्नम की जाति से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे पीठ मॉस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है? तो अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण किस में देखने को मिलता है? तो ये रोडोस्पाइरिलम में। अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण किस में देखने को मिलता है? रोडोस्पाइरिलम में। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण में जीव और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके एटीपी के रूप में संचित करता है, वो भी बिना ऑक्सीजन निर्माण। इसमें ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। अगला है कि समयुग्मक अवस्था के साथ कसाभी युग्मक किस में पाया जाता है? यानी समयुग्मक भी होना चाहिए और अकसाभी होना चाहिए, तो वह स्पाइरोगायरा में। तो बोलेंगे कि समयुग्मक अवस्था के साथ अकसाभी युग्मक किस में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में पाया जाता है, जिसमें दोनों युग्मक अगतिशील होते हैं। दोनों के दोनों युग्मक क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। अगला है कि कारा का उभयलिंगाश्रीय पादप दर्शाता है। कारा का जो उभयलिंगी पादप होता है क्या होता है? ये तो सीखे हम लोग कि ऊपर की ओर अंडधानी होता है और नीचे की ओर पुंधानी, वो भी एक ही पादप है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथन 1 से 5 को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है कि लीवरवर्ट, मॉस और फर्न में युग्मकोद्भिद जो है
स्वतंत्र जीवी होता है। लीवरवर्ट, मॉस और फर्न में क्या होता है, युग्मको भी स्वतंत्र जीवी होता है। यह कथन सही है। यह कथन क्या है, सही है। अगला है कि अनावृत बीजी और कुछ फर्न विषम बीजाणु होते हैं। यह भी कथन सही है कि अनावृत बीजी और कुछ फर्न जो होते हैं वो विषम बीजाणुक होते हैं। तीसरा है कि फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और एल्ब्यूगो में लिंगी प्रजनन अंड युग्मकीय होता है। फ्यूकस और वॉल्वॉक्स और एल्ब्यूगो में लिंगी प्रजनन क्या होता है, अंड युग्मकीय होता है। यह भी सही है। चौथा देखते हैं कि लीवरवर्ट का बीजाणुद्भिद मॉस के बीजाणुद्भिद से अधिक बड़ा होता है। लीवरवर्ट का जो बीजाणुद्भिद होता है मॉस के बीजाणुद्भिद से अधिक बड़ा होता है। यह कथन गलत है। पाइनस और मार्केंसिया दोनों एक लिंगाश्री होता है। यह भी कथन गलत है। इसके बारे में क्या क्या सही याद रखना है कि मॉस का जो बीजाणुद्भिद होता है लीवरवर्ट के बीजाणुद्भिद से बड़ा ही होता है। मॉस का बीजाणुद्भिद जो होता है लीवरवर्ट के बीजाणुद्भिद से बड़ा होता है। पाइनस के बारे में क्या याद रखना है कि पाइनस उभयलिंगाश्री होता है। पाइनस क्या होता है, उभयलिंगाश्री होता है। कहने का मतलब है कि नर व मादा जननांग एक ही पादप पर होता है। और मार्केंसिया जो होता है वह एक लिंगाश्री ही होता है। मार्केंसिया क्या होता है, एक लिंगाश्री होता है। नर अलग होता है और मादा अलग होता है। मार्केंसिया में ही गेमा कब पाया जाता है, इसमें नर व मादा जननांग अलग अलग थैलस पर होता है। तो इसमें कितने कथन सही था, तो इसमें 1, 2 और 3 यानी कि 3 कथन सही था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है। तो जिंगो जो है स्त्रीधानी है, यह सही है। साल्विनिया जो है प्रोथेलस है, यह कथन गलत। साल्विनिया प्रोथेलस नहीं है। और वायरवाइड्स में कमानविक भार वाला आरएनए होता है, तो यह सही है। सरसों में सहायक कोशिकाएं होती है, तो इसमें क्या गलत था, बी ही गलत था। तो साल्विनिया के बारे में क्या याद रखना है कि साल्विनिया में पहला नंबर प्रोथेलस होता ही नहीं है। साल्विनिया में प्रोथेलस नहीं पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से सही कौन सा है। पहला देखते हैं, टेरिडोफाइट्स के युग्मकोद्भिद में प्रोटोनीमल तथा पर्निल अवस्थाएं पाई जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें नहीं पाई जाती है। अनावृत बीजी में मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवी होता है, तो यह भी गलत है कि अनावृत बीजी में मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवी होता है, यह कथन गलत है। सी देखते हैं, पुंधानीधर तथा स्त्रीधानीधर टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, यह भी कथन गलत है कि पुंधानीधर तथा स्त्रीधानीधर ये टेरिडोफाइट्स में पाए जाते, यह भी गलत है। चौथा है, टेरिडोफाइट्स में बीजीय स्वभाव की उत्पत्ति देखी जा सकती है, तो यह कथन सही है कि टेरिडोफाइट्स में जो है बीजीय स्वभाव की उत्पत्ति देखी जाती है। तो अब टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ अगर याद रखें तो बोलेंगे कि कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे कि स्लेजिनेला तथा साल्विनिया विषम बीजाणुक होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे कि स्लेजिनेला तथा साल्विनिया क्या होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। अर्थात ये 2 प्रकार के बीजाणु, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ये 2 प्रकार के गुरु बीजाणु यानी कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जो अंकुरित होकर क्रमशः नर व मादा बनाते हैं। जो लघु बीजाणु होते हैं वो नर बनाते हैं और जो गुरु बीजाणु होते हैं वो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इन पादपों में मादा युग्मकोद्भिद कुछ समय तक जनक बीजाणुद्भिद से ही जुड़ा रहता है। युग्मनज से भ्रूण का विकास, युग्मनज से क्या चीज़ का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास, और मादा युग्मकोद्भिद के भीतर ही होता है। यह घटना बीजीय स्वभाव की पूर्ववर्ती होती है। अगला है कि बहुकोशिकीय कवकों, तंतुमय शैवाल एवं मॉस के प्रोटोनिमा तीनों के संबंध में एक समान क्या है। तो तीनों के संबंध में एक समान है खंडन द्वारा गुणन। तीनों में क्या होता है, खंडन द्वारा ही गुणन होता है। कवक में भी खंडन द्वारा गुणन होता है, तंतुमय शैवाल में भी और मॉस में भी। ये तीनों में क्या कॉमन है कि तीनों में खंडन द्वारा ही गुणन होता है। अगला है कि सही अथवा गलत के रूप में निम्नलिखित 4 कथन पर विचार कीजिए, इसमें से सही कौन है और गलत कौन है। पहला देखते हैं कि मॉस की तुलना में लीवरवर्ट्स में बीजाणुद्भिद अधिक विकसित होता है, यह कथन गलत है। मॉस की तुलना में लीवरवर्ट्स में बीजाणुद्भिद अधिक विकसित होता है, यह कथन गलत है।
दूसरा है कि साल्विनिया विषम बीजाणुक होता है, तो यह कथन भी पूरे सही है कि साल्विनिया में विषम बीजाणु की होता है, यह सही है। तीसरा है कि बीज धारण करने वाले सभी पादपों में जीवन चक्र डिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है, यानी जितने भी बीज धारण करने वाले सभी पादप है उसमें जीवन चक्र कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है, तो यह भी कथन सही है। चौथा है कि पाइनस में नर एवं मादा शंकु पृथक पृथक वृक्षों पर उत्पन्न होते हैं, तो यह कथन गलत है, जबकि हम लोग जानते हैं कि पाइनस तो उभयलिंगाश्री होता है, नर और मादा तो एक ही में होता है, तो ये चौथा भी गलत है। अब अगला आते हैं 27 में कह रहा है सिलेजिनेला तथा साल्विनिया के बीजीय स्वभाव को उद्विकास की ओर एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जाता है, क्यों? तो इसके पीछे कहा जा सकता है यह जो है भ्रूण मादा युग्मक उद्भिद में विकसित है। इसका जो भ्रूण होता है किसमें, इसका भ्रूण मादा युग्मक उद्भिद में विकसित होता है, जो कि जनक बीजाणु उद्भिद पर ही लगा रहता है, तो इसके बारे में यही सही है। 28 है नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें जो भी ABCD का भाग है उसको पहचानना है। इसमें ए क्या है, ए जो है यह स्त्रीधानीधर है, ए क्या है, स्त्रीधानीधर है। बी क्या है, तो बी मादा सुका है, बी क्या है, मादा सुका। और सी जो है गेमा कप, मार्केंसिया का मुख्य लक्षण क्या है, किसमें गेमा कप पाया जाता है, तो सी क्या है, ये गेमा कप है। और डी क्या है, मूलाभास, डी क्या है, मूलाभास। अगला है निम्नलिखित में से किसमें युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र जीवी स्वावलंबी पीढ़ी नहीं है, तो किसमें देखा, पाइनस में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र जीवी स्वावलंबी पीढ़ी नहीं है, तो किसमें नहीं है, पाइनस में नहीं है। अगला है स्त्री धानीधर उपस्थित होता है, तो स्त्री धानीधर उपस्थित होता है किसमें, मार्केंसिया में। स्त्री धानीधर किसमें उपस्थित होता है, मार्केंसिया में। तो मार्केंसिया के बारे में क्या याद रखना है कि मार्केंसिया एक ब्रायोफाइटा है ना, इसमें मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं, इसमें मादा लैंगिक अंग को क्या कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं, जो स्त्रीधानी आर्की गोनियोस्फोर पर स्थित होते हैं। प्रत्येक स्त्रीधानी पर स्त्रीधानियों की पंक्तियां स्थित होती है, जो इनवॉक्यूलर या फिर पेरिकाइटियम द्वारा सुरक्षित रहती है। अगला है कि ए, बी और सी, डी को पहचानना है, तो इसमें ए क्या चीज़ का पौधा है, तो ए है सिलेजिनेला, ए क्या है, ए है सिलेजिनेला। बी क्या है, तो बी है इक्विसीटम, बी क्या है, बी है इक्विसीटम। सी क्या है, सी साल्विनिया, सी क्या है, साल्विनिया। और डी है जिंगो, डी कौन सा पादप है, जिंगो। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगाश्री पादप है, इसमें से उभयलिंगाश्री कौन है, तो पाइनस एक क्या है, उभयलिंगाश्री। पाइनस क्या है, यह एक उभयलिंगाश्री है। पाइनस क्या है, उभयलिंगाश्री, यानी कि तो पाइनस के बारे में क्या याद रखना है कि पाइनस एक उभयलिंगाश्री अनावृत बीजी पादप है, अर्थात इसमें नर एवं मादा शंकु एक ही पादप पर पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मक उद्भिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं, तो किसमें देखने को मिलता है, स्फैग्नम में। तो स्फैग्नम में क्या होता है, नर और मादा युग्मक उद्भिद जो होते हैं वो अनाश्रित तथा ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, तो किसमें, स्फैग्नम में होते हैं। तो स्फैग्नम के बारे में याद रखना है कि स्फैग्नम जो कि एक ब्रायोफाइटा है, स्फैग्नम में नर तथा मादा युग्मक उद्भिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्फैग्नम में नर तथा मादा युग्मक उद्भिद क्या होता है, अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। ब्रायोफाइटस के जीवन चक्र में सार्वधिक स्पष्ट अथवा युग्मकोद्भिद होती है। ब्रायोफाइटस के जीवन चक्र में सार्वधिक अस्पष्ट अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। यह प्रजनन से संबंधित, किससे संबंधित, प्रजनन से संबंधित होती है। सरसों एवं अरंडी आवृत्ति बीजी पादप है। सरसों एवं अरंडी के बारे में क्या याद रखना है, ये सब के सब आवृत्ति बीजी पादप है, तथा पाइनस जो है अनावृत्ति बीजी पादप होता है। अगला है कि शैवाल की कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मेनन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टेन और मेनन की बनी होती है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है कि शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टेन तथा मेनन द्वारा निर्मित होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति में पॉलीसेक्राइड जैसे कि सेल्यूलोज एक ग्लूकेन अथवा विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन अथवा दोनों गैलेक्टोन और मेनन उपस्थित होते हैं। अगला है
संग्रहित भोजन के रूप में मेनिटॉल किस में पाया जाता है? तो मेनिटॉल जो है यह भूरा शैवाल में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे भूरा शैवाल फ्यूकस है, तो फ्यूकस ही होगा। तो संग्रहित भोजन के रूप में मेनिटॉल किस में पाया जाता है? फ्यूकस में। तो फ्यूकस के बारे में बोलेंगे कि फ्यूकस यह एक भूरा शैवाल है जिसमें संग्रहित भोजन जो है लेमिनेरिन, मेनिटॉल तथा तेल के रूप में पाया जाता है। कारा जो कि क्लोरोफाइसी है, हरा शैवाल है। कारा क्या है? यह एक हरा शैवाल। इसमें अगर पूछे संग्रहित भोजन तो मंड तथा तेल के रूप में होता है। इसमें भोजन किस रूप में होता है संचित? हरा शैवाल में मंड तथा तेल के रूप में। जबकि पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया ये दोनों लाल शैवाल है। इसमें अगर पूछे कि भोजन किस रूप में संचित होता है तो फ्लोरिडियन स्टार्च यानी कि फ्लोरिडियन मंड के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवहनी क्रिप्टोग्राम है? यानी संवहनी क्रिप्टोग्राम कौन है? तो इक्विसिटा में क्या है? संवहनी क्रिप्टोग्राम है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है कि टेरिडोफाइटा को ही संवहनी क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को ही क्या कहा जाता है? संवहनी क्रिप्टोग्राम्स के नाम से जाना जाता है। टेरिडोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? संवहनी क्रिप्टोग्राम्स यानी वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनमें विकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें यही पहला पौधा है जिसमें विकसित संवहन तंत्र पाया जाता है, किंतु पुष्पों का निर्माण नहीं होता है। और इसका उदाहरण टेरिडोफाइटा का उदाहरण इक्विसिटम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सीड हैबिट के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? सीड हैबिट के विकास के संदर्भ में कौन महत्वपूर्ण माना जाता है? विषम बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मक उद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीवी नहीं होते हैं? तो सिड्रस में जो होते हैं स्वतंत्र जीव नहीं होते हैं। तो सिड्रस के बारे में क्या याद रखना है? सिड्रस जो कि अनावृत बीजी है, इसमें नर और मादा जो है युग्मक उद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीवी नहीं होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणुक होता है? इसमें से कौन है जो विषम बीजाणुक है? तो साल्विनिया जो है, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि साल्विनिया क्या है? विषम बीजाणुक है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है? साल्विनिया विषम बीजाणुक होता है। इसमें एक ही पादप में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। छोटे अमाप के बीजाणु लघु बीजाणु, जो छोटे अमाप के बीजाणु होते हैं वो लघु बीजाणु कहलाते हैं, जबकि जो बड़े अमाप वाले बीजाणु होते हैं वो गुरु बीजाणु कहलाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में ऐसे दो मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नीटम को साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही जो उसकी आवृत्तिबीजी के साथ बंधुता दर्शाई गई है? तो इसके बारे में बोलेंगे कि इसमें वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्रीधानियों की अनुपस्थिति। इसमें क्या होता है? नीटम में वाहिका तत्व की उपस्थिति होती है और स्त्रीधानी की, यानी इस पर स्त्रीधानी नहीं होता है। तो नीटम के बारे में क्या याद रखना है कि नीटम एक अनावृत्तबीजी पादप है। आवृत्तबीजियों की तरह की वाहिकाएं नीटम की द्वितीयक काष्ठ में पाई जाती है। आवृत्तबीजी की तरह की वाहिकाएं जो है नीटम की कहाँ पाई जाती है? द्वितीयक काष्ठ में पाई जाती है। आवृत्तबीजी के समान नीटम के मादा युग्मक उद्भिद में स्त्रीधानी का पूर्ण विलोपन होता है। आवृत्तबीजी के ही समान नीटम के मादा युग्मक उद्भिद में स्त्रीधानी का पूर्ण विलोपन होता है। इन दो लक्षणों के आधार पर नीटम को हम लोग साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों पादप में कशाभिक युक्त नर युग्मक, यानी कि तीनों में कशाभिक युक्त नर युग्मक पाया जाता है? ऐसा है रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस, यानी डी में तीनों के तीनों है जिसमें इसके नर युग्मक में कशाभिक युक्त होता है। रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस, ये तीनों में कशाभिक युक्त नर युग्मक पाए जाते हैं। अगला है, यदि आपको विभिन्न शैवालों को स्पष्ट समूहों में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? तो पहला है कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप। तो वर्णक से ही पता चल जाएगा कि यह लाल शैवाल है या भूरा शैवाल है या हरा शैवाल है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर होगा, तो इसीलिए ए होगा सही। तो क्या याद रखना है हम लोग को शैवाल के बारे में कि शैवाल की कोशिका में वर्णकों के प्रकार वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। क्लोरोफाइटा, इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है।
रोडोफाइटा यानी कि लाल शैवाल, इसमें क्लोरोफिल ए डी पाया जाता है और साथ में फाइकोएरिथ्रिन। और वही फियोफाइटा जिसको हम लोग भूरा शैवाल बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए और सी और फाइकोसाइनिन पाया जाता है। अगला है, किसी संवहनी क्रिप्टोगैम के प्रोथेलस में पुमनु तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? अगर दोनों अलग अलग समय होंगे तो इसमें स्वनिषेचन तो होगा ही नहीं, इसीलिए इसमें स्वनिषेचन नहीं होगा, क्योंकि पुमनु और अंड दोनों अलग अलग समय परिपक्व हुए, तो इसीलिए स्वनिषेचन इसमें नहीं होगा। अब इसके बारे में याद रखना है कि किसी संवहनी क्रिप्टोगैम में अगर प्रोथेलस में एंथ्रोजाइड यानी कि पुमनु और अंड दोनों अलग अलग समय पर मान लीजिए तैयार हुआ है, तो इसमें स्वनिषेचन तो कभी नहीं होगा। वही अगर यदि एक ही पादप में पुमनु उसी पादप के अंड को निषेचित करता तो इसे स्वनिषेचन कहते हैं, परंतु यदि दोनों में से किसी भी परिपक्व नहीं हुआ हो तो दूसरे की अनुपस्थिति में स्वनिषेचन असंभव है, तो यहाँ पे स्वनिषेचन हो ही नहीं पाएगा। अगला है कि कुछ लीवरवटों में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज़ सहायक होती है? कुछ लीवरवटों में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज़ हेल्प करता है? तो इलेटर। अब इलेटर क्या है? तो बोलेंगे देखिए, लीवरवट में बीजाणु प्रकीर्णन में इलेटर सहायक होता है। ये आर्द्रताग्राही संरचना है। इलेटर क्या होता है? यह एक आर्द्रताग्राही संरचना होती है जो बीजाणुधानी की भित्ति में उपस्थित होती है एवं नमी अवशोषित करने का काम करती है और फूल जाती है। इलेटर क्या करता है? नमी को अवशोषित करके फूल जाती है, जिससे क्या होता है कि बीजाणुधानी एक झटके में फट जाती है। बीजाणुधानी जो होती है एक झटके में वो जो बीज होते हैं वो दूर दूर तक प्रकीर्णित हो जाते हैं। ऐसा किस में देखने को मिलेगा? मार्केंसिया में देखने को मिलेगा। अगला है कि मॉस में बीजाणुद्भिद, मॉस में जो बीजाणुद्भिद होते हैं वो क्या होते हैं? ये युग्मकोद्भिद पर अंशतः परजीवी होते हैं। ये युग्मकोद्भिद पर अंशतः क्या होते हैं? परजीवी। मॉस में जो बीजाणुद्भिद होते हैं वह युग्मकोद्भिद पर अंशतः क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो मॉस के बारे में क्या याद रखना है कि मॉस एक ब्रायोफाइटा है। मॉस एक क्या है? ब्रायोफाइट है, जिसमें बीजाणुद्भिद भ्रूण से विकसित होने वाली एक मूलाभासित सरल संरचना होती है जो पाद, सीटा तथा संपुट में विभेदित होती है। किस भाग में? पाद, सीटा और संपुट में विभाजित रहती है। यह युग्मकोद्भिद पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से परजीवी होता है। यह जो होता है युग्मकोद्भिद पर आंशिक या फिर पूर्ण रूप से परजीवी होता है। अगला है कि पीट मॉस को एक पैकिंग सामग्री के रूप में पुष्पों तथा जीवित पादप को दूर दूर भेजने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? तो क्योंकि इसमें आर्द्रताग्राही होता है। आर्द्रताग्राही मतलब कि पानी एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता होती है, इसीलिए मॉस का यूज होता है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है कि स्फैग्नम एक ब्रायोफाइटा है। स्फैग्नम एक ब्रायोफाइटा है जो सामान्यतः बॉग मॉस या फिर पीट मॉस के नाम से जाना जाता है। स्फैग्नम किस नाम से जाना जाता है? बॉग मॉस या फिर पीट मॉस के नाम से जाना जाता है। यह आर्द्रताग्राही होता है। आर्द्रताग्राही मतलब पानी को ऑब्जर्व करके रखता है तथा नमी को सोख लेता है। यह नमी को सोख लेता है, अतः इसमें जल को अवशोषित करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। यही कारण है कि इसका प्रयोग पुष्पों तथा कोई भी जीवित पादप को दूर दूर तक स्थानांतरित करने में या पैकिंग सामग्री में इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कि परिरोमी कसाभिका विन्यास किसमें पाया जाता है? तो परिरोमी कसाभिका विन्यास जो है बैक्टीरिया यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई में पाया जाता है। परिरोमी कसाभिका विन्यास किसमें पाया जाता है? एस्चेरिचिया कोलाई में पाया जाता है। जीवित जीवाश्म किसे? तो जीवित जीवाश्म जो है जिंगो को कहा जाता है। जीवित जीवाश्म किसे? जिंगो को कहा जाता है। राइजोफोर किसमें? सिलेजिनेला। राइजोफोर किसमें पाया जाता है? सिलेजिनेला। और सबसे छोटा पुष्पीय पादप जो है उल्फिया है और विशालतम बहुवर्षीय शैवाल जो है मैक्रोसिस्टम है। तो इसके बारे में याद क्या क्या रखना है? पहले परिरोमी कसाभिका विन्यास, तो इसके बारे में बोलेंगे कि कसाभिका विन्यास जीवाणु कोशिका की शरीर की सतह के ऊपर कसाभिका की व्यवस्था होती है। परिरोमी कसाभिका विन्यास में जीवाणु के संपूर्ण शरीर पर पेरिट्राइकस कसाभिका पाए जाते हैं। पूरे शरीर पे किस प्रकार का कसाभिका? पेरिट्राइकस कसाभिका पाए जाते हैं। और ये ऐसा किस में देखने को मिलता है? ई कोलाई में, एस्चेरिचिया कोलाई में देखने को मिलता है। अब जिंगो के बारे में क्या याद रखना है? जिंगो अनावृत बीजी के जिंगो एल्स गण से संबंधित है। किस गण से संबंधित है? जिंगो एल्स गण से संबंधित है। इसे जीवित जीवाश्मिका
जिंगो को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक जीवाश्मिक गण में एकल जीव वंश है। अगला है मैक्रोसिस्टस। ये क्या है? मैक्रोसिस्टस फियोफाइसी वर्ग से संबंधित है। मैक्रोसिस्टस किससे संबंधित है? भूरा शैवाल से संबंधित है। यह एक सबसे बड़ा बहुवर्षीय शैवाल, यह सबसे बड़ा शैवाल होता है। इसका आकार लगभग 40 से 60 मीटर का होता है। मैक्रोसिस्टस का लंबाई कितना होता है? 40 से 60 मीटर का होता है। उल्फिया के बारे में क्या याद रखना है? उल्फिया सबसे छोटा पुष्पीय पादप, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन है? उल्फिया। अब राइजोफोर के बारे में क्या याद रखना है? राइजोफोर पर्णहरित, रंगहीन, धनात्मक व फिर जियोट्रॉफिक संरचना है। यह तने के द्विविभाजन बिंदु से विकसित, यह तने के द्विविभाजन बिंदु से विकसित होता है। यह स्लेजिनेला में पाया जाता है। राइजोफोर किस में पाया जाता है? स्लेजिनेला में। अगला है बहुकशाभियुक्त लट्टू के आकार के नर युग्मक तथा परिपक्व बीज जिसमें 2 बीज पत्रों वाला केवल एक भ्रूण होता है, ये किसके विशिष्ट लक्षण है? तो ऐसा लक्षण साइकिडो में है, यानी कि साइकस में। तो साइकस के बारे में क्या बोलेंगे कि साइकस एक अनावृत बीजी पादप है। यह साइकोडेल्स संघ से संबंधित है। यह किस संघ से संबंधित है? साइकोडेल्स संघ से संबंधित है। साइकस का नर युग्मक प्रकृति में सबसे बड़ा होता है। साइकस का जो नर युग्मक होता है वो प्रकृति में सबसे बड़ा होता है, जिसे नग्न आंखों से आराम से देखा जा सकता है। यह लट्टू के आकार का बहुकशाभिक युक्त होता है। यह किस आकार का होता है? लट्टू के आकार का बहुकशाभिक युक्त होता है। निषेचन के पश्चात विकसित बीज के भ्रूणपोष में एक सुविकसित भ्रूण होता है। निषेचन के पश्चात विकसित बीज के भ्रूणपोष में क्या होता है? सुविकसित भ्रूण होता है, जिसमें 2 बीज पत्र होते हैं। अगला है कि स्थलीय वनस्पति में आवृतबीजी पौधों के प्रभावी होने का क्या कारण है? स्थलीय वनस्पति में आवृतबीजी पौधों के प्रभावी होने का क्या रीजन है? तो यह विभिन्न आवासों में अनुकूलन की इसमें क्षमता होती है। आवृतबीजी में क्या है कि यह विभिन्न आवास में भी अनुकूलन की इसमें क्षमता है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि आवृतबीजी पादप जो है स्थलीय जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित होते हैं तथा विभिन्न आवास जैसे कि ठंडे, टुंड्रा, गर्म, शीतोष्ण और रेगिस्तान अन्य जगह में भी पाए जाते हैं। ये जलीय आवास में भी पाए जाते हैं। अतः विभिन्न आवास में अनुकूलन की इसमें क्षमता है, यही कारण है कि यह सभी जगह पाया जाता है। अगला है, इनमें से कौन पत्तियों के शीर्ष द्वारा कायिक वर्धी प्रजनन, पत्ती द्वारा वर्धी प्रजनन किस में देखने को मिलता है? तो यह टहलने वाला फर्न में देखने को मिलता है। किस में होता है? टहलने वाला फर्न। तो इसके बारे में याद रखेंगे। प्रभाग टेरिडोफाइटा के सदस्य एडिएंटम को ही कहा जाता है टहलने वाला फर्न। एडिएंटम यानी कि टहलने वाला फर्न में कायिक प्रजनन पत्ती के अग्रभाग से ही होता है, पत्ती के अग्रभाग से होता है। प्रभाग वही ब्रायोफाइटा के सदस्य मॉस एवं मार्केंसिया में कायिक प्रजनन किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो इसमें से जीवित जीवाश्म कौन है? तो जीवित जीवाश्म इसमें से साइकस है। साइकस को क्या जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है? तो हम लोग बोलेंगे कि अनावृत बीजी साइकस रिवियोल्यूटा जो कि चाइना और जापान में पाया जाता है। अनावृत बीजी साइकस की बात करें, साइकस रिवियोल्यूटा जो कि कहाँ? चाइना और जापान में पाया जाता है। इसे जीवित जीवाश्म, साइकस को किस नाम से जाना जाता है? जीवित जीवाश्म के नाम से, क्योंकि साइकेडेलस वंश एकल जीवित पादप है। इसे टेसो या फिर सागोपाम भी कहता है। इसी से साबूदाना प्राप्त होता है, साइकस से ही साबूदाना प्राप्त होता है। अगला है, पादप जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे मॉस तथा फर्न को क्या कहते हैं? इसे क्रिप्टोगेमस कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिप्टो, यानी कि पादप जो कि बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे मॉस तथा फर्न को क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेमस कहेंगे। तो इसमें क्या याद रखना है कि पादप जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे कि मॉस व फर्न को क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेमस कहते हैं। इनमें बीज का निर्माण नहीं होता, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता, वह जनन भाग दृश्य नहीं है। इसका जो जनन भाग होता है वो दृश्य नहीं होते हैं। अगला है कि स्पाइरोगायरा में लिंगी प्रजनन विकास का लक्षण है। स्पाइरोगायरा में लिंगी प्रजनन जो है विकास का लक्षण है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है क्या प्रति? यह अकारकीय रूप से विभेदित जननांग को प्रदर्शित करता है। यह अकारकीय रूप से विभेदित जननांग को प्रदर्शित करता है। तो स्पाइरोगायरा के बारे में क्या बोलेंगे कि स्पाइरोगायरा जो है क्लोरोफाइसी वर्ग का शैवाल है, यानी कि यह हरा शैवाल है। इसमें लैंगिक जनन विकास का लक्षण है
और जनन संयुग्मन द्वारा होता है। इसमें जनन जो है संयुग्मन द्वारा होता है। इसमें युग्मक समान आकार के अर्थात समयुग्मकी होते हैं। इसमें जो युग्मक होते हैं वे समान आकार के अर्थात ये क्या होते हैं, समयुग्मकी होते हैं, परंतु अकारकीय रूप से विभेदित या अकारकीय रूप से क्या होते हैं, विभेदित होते हैं। एक युग्मक सक्रिय होकर दूसरे युग्मक को निषेचित करता है। एक युग्मक जो है सक्रिय होकर दूसरे युग्मक को निषेचित करता है। इस प्रकार के विभेदन को अकारकीय एनाइसोगेमी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जोड़ा बीज नहीं बनाता है। कौन है जो बीज नहीं, तो फर्न और फ्यूनेरिया है, दोनों बीज नहीं बनाता। फर्न और फ्यूनेरिया दोनों बीज नहीं बनाता है। तो क्या इसके बारे में याद रखना है कि फर्न तथा फ्यूनेरिया क्रमशः टेरिडोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। फर्न करता है टेरिडोफाइटा से और फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है, जिसमें बीज एवं पुष्प का निर्माण ही नहीं होता। फर्न और फ्यूनेरिया में क्या होता है, बीज और पुष्प का निर्माण ही नहीं होता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही रूप से स्पर्मेटोफाइटा में आता है जो वर्गीकरण की एक पद्धति पर आधारित है। तो पाइनस और साइकस ये जो है किससे बिलोंग करता है, स्पर्मेटोफाइटा से बिलोंग करता है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है कि देखिए स्पर्मेटोफाइटा बीज युक्त पादप होता है। स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है, बीज युक्त पादप होता है। इनके बीज में एक सुप्त भ्रूण होता है। इसमें आवृतबीजी पादप जैसे कि गेहूं, मटर, अनावृतबीजी पादप जैसे जिंगो, पाइनस, साइकस आदि आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप बीज बनाता है लेकिन इसमें पुष्प नहीं होता है। तो इसमें बोलेंगे पाइनस। पाइनस जो है बीज तो बनाता है लेकिन इसमें पुष्प नहीं होता है। तो इसके बारे में क्या याद रखना और सब के बारे में कि मक्का, पुदीना और पीपल ये सब के सब आवृतबीजी पादप हैं। लेकिन पाइनस की बात करें तो पाइनस जो है अनावृतबीजी पादप है, जिसमें बीज बनते हैं लेकिन पुष्प ही नहीं बनते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन आवृतबीजी में बिना अपवाद के है। आवृतबीजी में बिना अपवाद के द्विनिषेचन, यानी कि द्विनिषेचन जो है हर एक आवृतबीजी पादप का एक लक्षण है। हर एक आवृतबीजी पादप का एक ही लक्षण क्या है, द्विनिषेचन, जो कि हर एक आवृतबीजी में देखने को मिलता है। तो आवृतबीजी के बारे में बोलेंगे कि द्विनिषेचन जो है आवृतबीजियों में निरापवाद के रूप में पाया जाता है, जबकि अन्य लक्षण के अपवाद भी, जैसे कि नलिका की उपस्थिति कुछ में हो भी सकता है नहीं भी, द्वितीयक वृद्धि कुछ में हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन द्विनिषेचन जो है निश्चित आवृतबीजी के लक्षण होंगे। अगला है कि साइकस में 2 बीज पत्र होते हैं फिर भी इसे आवृतबीजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। किस कारण से, क्योंकि इसका बीजांड जो होता है नग्न होता है। इसका बीजांड क्या होता है, नग्न होता है। साइकस का बीजांड क्या होता है, नग्न होता है। साइकस के बारे में क्या बोलेंगे कि साइकस अनावृतबीजी के गण है, साइकेडेलस से संबंधित है। इसके बीज में 2 बीज पत्र तो होते हैं जो कि कुछ आवृतबीजियों का प्रमुख लक्षण होता है। इसके उपरांत भी इसे आवृतबीजी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसके जो बीजांड होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न होते हैं। अगला है फर्न में अणुसूत्री विभाजन होता है। तो फर्न में अणुसूत्री विभाजन होता है बीजाणु के निर्माण में। फर्न में अणुसूत्री विभाजन कब होता है, बीजाणु के निर्माण में होता है। फर्न में अणुसूत्री विभाजन कब होता है, बीजाणु के निर्माण में होता है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि फर्न में जो अणुसूत्री विभाजन होता है वो यानी कि बीजाणु निर्माण के दौरान ही होता है। बीजाणु मात्र कोशिका अणुसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनाती है। बीजाणु जो है मात्र कोशिका अणुसूत्री विभाजन द्वारा ही बीजाणु बनाती है, जो अंकुरित होकर प्रोथेलस, वही फिर अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, प्रोथेलस बनाते हैं। प्रोथेलस पर ही पुंधानी में पुमनु और स्त्रीधानी में अंड का निर्माण होता है, जो निषेचन के द्वारा द्विगुणित भ्रूण बनाते हैं। यह भ्रूण बीजाणुद्भिद में ही विकसित होता है। अगला है एक शोध के छात्र ने कुछ शैवाल का संग्रह किया और पाया कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए तथा डी के साथ साथ फाइकोइरिथ्रिन भी उपस्थित है। तो यह शैवाल किसका सदस्य है, तो यह रोडोफाइसी का। यह किसका सदस्य है, रोडोफाइसी का। यानी एक शोध के छात्र ने कुछ शैवाल का संग्रह किया और उसमें देखा गया कि उसमें ए, क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन है। तो यह लाल शैवाल का लक्षण है। ए और डी किसका लक्षण है, लाल शैवाल का लक्षण है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि यह लाल शैवाल का लक्षण। अगला है कि सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर तथा मादा युग्मक तथा सबसे बड़ा पादप किस में पाया जाता है।
यह सब अनावृत बीजी में पाया जाता है। सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर और सबसे बड़ा मादा युग्मक, सबसे बड़ा पादप, ये सब अनावृत बीजी में पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए तो बोलेंगे कि सबसे बड़ा पादप कौन है, तो सबसे बड़ा पादप सिकोया है। सबसे बड़ा नर तथा मादा युग्मक वाला पादप कौन है, तो सबसे बड़ा नर और मादा युग्मक वाला पादप साइकस है। सबसे बड़ा नर और मादा युग्मक वाला पादप कौन है, साइकस है। अगला है फ्यूनेरिया का पुमनु होता है। फ्यूनेरिया का पुमनु कैसा होता है, सिलिया विहीन होता है, यानी कि इसमें सिलिया नहीं होता है। फ्यूनेरिया का पुमनु में सिलिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा बना होता है। तो ब्रायोफाइटा क्या चीज़ का बना होता है, तो इसमें देखिए छोटा बीजाणुद्भिद जो सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर ही परजीवी होते हैं। ब्रायोफाइट में जो है छोटा बीजाणुद्भिद होते हैं जो कि सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर ही परजीवी होते हैं। अगला है कि ऐसे पादप को आप कहाँ रखेंगे वर्गीकरण में जिसमें संवहन उत्तक लेकिन बीज नहीं होते, यानी कहने का मतलब संवहन उत्तक तो होता है लेकिन बीज नहीं होता है। तो यह टेरिडोफाइटा का मेन लक्षण है कि उसमें संवहन उत्तक होता है लेकिन बीज नहीं होता है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि ऐसे पादप को जिनमें संवहन उत्तक तो पाया जाता है परंतु बीज नहीं पाया जाता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, उसे टेरिडोफाइटा में रखेंगे। ये आरंभिक बीज विहीन संवहन उत्तक युक्त पादप होते हैं और टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है फर्न। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय फर्न और जैव उर्वरक है, यानी कि जलीय फर्न भी है और वह जैव उर्वरक के रूप में भी यूज होता है। एजोला, एजोला धान के पौधों में ज़्यादा यूज होता है खाद के रूप में। तो एजोला के बारे में क्या बोलेंगे कि एजोला एक जलीय फर्न होता है। इसकी जड़ में एनाबीना नामक नीलहरित शैवाल पाया जाता है। एजोला की जड़ में एनाबीना नामक नीलहरित शैवाल पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। अगला है ब्रायोफाइटा के संबंध में क्या सत्य है, तो बोलेंगे ब्रायोफाइटा इनमें आर्किगोनिया स्त्रीधानी पाए जाते हैं। तो हाँ, ब्रायोफाइटा में आर्किगोनिया पाए जाते हैं। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। हाँ, ब्रायोफाइटा में हरित लवक पाए जाते हैं और ये थैलाब भी होते हैं, यानी उपरोक्त सभी। तो ब्रायोफाइटा के बारे में क्या क्या याद रखना है कि आर्किगोनिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एवं अनावृत बीजी में पाई जाती है। आर्किगोनिया इन स्त्रीधानी सब में, ब्रायोफाइटा में भी देखने को मिलता है, टेरिडोफाइटा में भी देखने को मिलता है, अनावृत बीजी में भी देखने को मिलता है। ब्रायोफाइटा स्थलीय और संवहनीय पादप है। ब्रायोफाइटा क्या है, स्थलीय और संवहनीय पादप है। इसमें हरित लवक होने के कारण ये स्वपोषी होते हैं। इनमें लीवरबट और थैलाब होते हैं। अगला है द्विशाख शाखाएं पाई जाती है। तो द्विशाखित शाखाएं किस में पाई जाती है, तो द्विशाखित शाखाएं मार्केंसिया में पाई जाती है। द्विशाखित शाखाएं किस में पाई जाती है, मार्केंसिया में। तो इसमें बोला गया है कि यद्यपि अनेक लीवरबट्स में द्विशाखित शाखाएं पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे लीवरबट्स हैं इसमें द्विशाखित शाखाएं पाई, परंतु कुछ पर्निल लीवरबट्स इसका अपवाद होते हैं। अगला है कि साइकस के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो बोलेंगे इनके जाइलम बेसल्स के बने होते हैं। इसके जो जाइलम होते हैं, जाइलम बेसल्स के बने होते हैं, यह कथन गलत है। तो साइकस के बारे में ए में बोल रहा है कि इसमें सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होते हैं, तो यह कथन सही है कि इसमें सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होते। साइकस में सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होते हैं। दूसरी बात कि इसमें सर्सिनेट वर्नेशन होता है, इसमें सर्सिनेट वर्सिनेशन होता है, यह भी सही है। और डी में क्या बोला गया, इसकी जड़ में कुछ नील हरे शैवाल भी होते, तो यह भी सही है। तो इसके बारे में, साइकस के बारे में क्या क्या सही याद रखना है कि साइकस एक अनावृत बीजी पादप है। साइकस में जाइलम का संवहनी भाग वाहिकाओं का बना होता है। साइकस में जाइलम का जो संवहनी भाग होता है, क्या चीज़ का बना होता है, वाहिकाओं का बना होता है। वह फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं का अभाव होता है। वह फ्लोएम में क्या होता है, सहचर कोशिकाओं का अभाव होता है। अगला है यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। तो यूलोथ्रिक्स का वर्णन, यूलोथ्रिक्स के बारे में बोलेंगे कि यह एक तंतुवत शैवाल है जिसमें फ्लैजिला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होते हैं, यानी डी सही है। तो यूलोथ्रिक्स के बारे में क्या याद रखना है कि यह तंतुवत शैवाल है जिसमें फ्लैजिला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। इसमें फ्लैजिला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होता है। तो यूलोथ्रिक्स के बारे में बोलेंगे कि यूलोथ्रिक्स जो है एक हरे रंग का तंतुवत शैवाल है। इसमें प्रजनन क्रिया चल युग्मकों द्वारा होती है। इसमें प्रजनन क्रिया किसके द्वारा होती है, चल युग्मकों द्वारा होती है। युग्मक में कसाब होने के कारण ये चल युग्मक कहलाते हैं। युग्मक में कसाब होने के कारण ये
जल युग्मक कहलाते हैं। अगला है ब्रायोफाइटस जल पर निर्भर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके जो शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकते हैं, जल के माध्यम से ही पहुंचते हैं। तो ब्रायोफाइटा के बारे में बोलेंगे कि लैंगिक जनन के समय ब्रायोफाइटा में एक पतली जल की परत की आवश्यकता होती है जो उसके आधार तल पर होती है। पुंधानी व स्त्रीधानी के प्रस्फुटन के लिए जल अवशोषण की आवश्यकता होती है जो यह बाहर से अवशोषित करता है। निषेचन के लिए शुक्राणु को तैरते हुए स्त्रीधानी के पास पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता होती है तथा पुंमनु स्त्रीधानी में प्रवेश कर अंडाणु से मिलकर युग्मक बनाता है। इसीलिए ब्रायोफाइटा किस पे डिपेंड करता है? जल पे। अगला है टहलने वाला नाम फर्न को क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका जो कायिक प्रजनन होता है पत्ती के शीर्ष द्वारा होता है। इसका जो कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? पत्ती के शीर्ष द्वारा होता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि टहलने वाला नाम किसको दिया गया है? फर्न को। अगला है कि पादप जगत में सबसे बड़ा शुक्राणु किसमें होता है? तो सबसे बड़ा शुक्राणु साइकस में होता है। सबसे बड़ा शुक्राणु किसमें होता है? साइकस में। तो ये पहले भी पढ़े कि पादप जगत में साइकस का शुक्राणु सबसे बड़ा होता है। अगला है कि आवृतबीजी की पहचान के लिए मुख्यतः पुष्पीय गुणों का प्रयोग किया जाता है, क्यों? आवृतबीजी की पहचान के लिए मेन रूप से देखा जाता है पुष्पीय गुणों को देखा जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए कायिक भागों की अपेक्षा प्रजननात्मक भाग अधिक स्थिर व संरक्षित होता है। कायिक भाग से ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? प्रजननात्मक भाग अधिक स्थिर व फिर संरक्षित होता है, इसीलिए पुष्पीय गुण को ही देखा जाता है। अगला है कि एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है? तो क्लोरेला ऐसा शैवाल है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। तो क्लोरेला के बारे में बोलेंगे कि क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसे किसी भी जल के टैंक में आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन तथा खनिज लवण अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका उपयोग एक पौष्टिक आहार के रूप में भी किया जा सकता है। अगला है बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास तथा पत्तीयुक्त युग्मकोद्भिद किसके लक्षण हैं? यानी बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास तथा पत्तीयुक्त युग्मकोद्भिद किसके लक्षण है? तो यह जो है कुछ ब्रायोफाइटा के लक्षण है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में क्या बोलेंगे कि इसमें बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास तथा पत्तीयुक्त युग्मकोद्भिद ये किसके लक्षण है? ब्रायोफाइट के लक्षण है। अगला है कि यूलोथ्रिक्स के तंतु बनाते हैं। तो यूलोथ्रिक्स के तंतु कैसे बनाते हैं? आइसोगेमी होते हैं। अगला है ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है, यानी कि ब्रायोफाइटा को शैवाल से किस आधार पर अलग कर सकते हैं? तो इसमें स्त्रीधानी पाई जाती है। ब्रायोफाइटा में स्त्रीधानी जिसमें एक बंध कोशिका का बाहरी जैकेट होता है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि ब्रायोफाइटा में स्त्रीधानी फ्लास्क के आकार की होती है, यह एक बाहरी जैकेट द्वारा ढकी रहती है। जबकि शैवाल की बात करें तो शैवाल में बिना जैकेट यानी एक रक्षात्मक वाला मादा जननांग स्त्रीधानी होता है जो कि बंध्य कोशिका का बना होता है। अगला है भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण क्या है? तो भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण है फ्यूकोजेंथिन। भूरे शैवाल में क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि भूरे शैवाल जिसको फ्यूफाइसी वर्ग से संबंधित है, इन शैवाल में फ्यूकोजेंथिन वर्णक उपस्थित होता है जिसके कारण ये भूरे रंग के होते हैं। कि पादप जगत का उभयचर है। तो पादप जगत का जो उभयचर है वो सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स, यानी पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो बोलेंगे कि ब्रायोफाइटा को ही पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये सब के सब स्थलीय पादप हैं जिनकी आंतरिक संरचना सरल होती है। इसकी जो आंतरिक संरचना होती है सरल होती है। अगला है कि इनमें से किसके परिपक्व कैप्सूल में परिपक्व बीजाणु के साथ इलेटर भी होता है? इलेटर क्या होता है? इलेटर पानी को एब्जॉर्ब करने वाला एक संरचना होती है जो बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायता करता है। तो किसमें? तो यह ऐसा मार्केंसिया में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें परिपक्व कैप्सूल में परिपक्व बीजाणु के साथ इलेटर भी होता है? तो इलेटर किसमें होता है? मार्केंसिया में। तो बोलेंगे कि मार्केंसिया के कैप्सूल में इलेटर्स भी पाए जाते हैं। ये आर्द्रताग्राही होते हैं, वह बीजाणुओं के प्रकीर्णन में यानी प्रस्फुटन में हेल्प करता है। अगला है कि इनमें से किसे एक जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है? जिंगो को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। जिंगो को क्या कहा जाता है?
जीवित जीवाश्म। अगला है यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना क्या प्रदर्शित करता है? इससे यह पता चलता है श्रम विभाजन का आरंभ, यानी कि यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना क्या प्रदर्शित करता है? श्रम विभाजन का आरंभ। अगला है कि अगार अगार को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। तो अगार अगार को व्यावसायिक स्तर पर किससे प्राप्त? लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है अगार अगार को। तो अगार अगार के बारे में क्या बोलेंगे कि अगार अगार को व्यावसायिक स्तर पर ग्रेसिलेरिया एवं जेलेडियम यानी कि लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह एक कोलाइडी पदार्थ है। यह सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न होता है? तो पाइनस के बीज का जो पंख होता है वो ऑब्यूलिफेरस स्केल की सतह होती है। पाइनस के बीज का जो पंख होता है वो किसका व्युत्पन्न होता है? वह ऑब्यूलिफेरस स्केल की सतह होती है। तो पाइनस के बारे में बोलेंगे कि पाइनस के बीज के झिल्लीनुमा पंख ऊपरी भाग के ऑब्यूलिफेरस स्केल की सतह से बनते हैं जो बीज के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। अगला है ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण क्या है? तो यह जो है बीजाणुद्भिद का युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना। ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण क्या है कि इसका जो बीजाणुद्भिद का युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना। अगला है क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? यानी कि हरा शैवाल में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो आइसोगेमी संरचना द्वारा भी होता है। एनाइसोगेमी तथा उगेमी तीनों संरचना द्वारा होता है। तो इसमें बोलेंगे कि क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन सभी प्रकार के अर्थात आइसोगेमी, आइसोगेमी का मतलब हुआ समयुग्मक, एनाइसोगेमी का मतलब हुआ असमयुग्मक एवं उगेमी का मतलब हुआ विषमयुग्मक, यानी कि तीनों प्रकार के द्वारा होता है। अगला है कि इनमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? कौन है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो स्पायरोगायरा जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। बाकी नॉस्टॉक, एजेटोबैक्टर, एनाबिना ये सब के सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि स्पायरोगायरा असल में एक शैवाल है जो कि क्लोरीफाइसी का सदस्य है, हरा शैवाल का एक सदस्य है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रदर्शित करता है। बाकी नॉस्टॉक तथा एनाबिना ये सब नील हरे शैवाल है तथा जीवाणु एजेटोबैक्टर जो है ये सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला है टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस प्रकार अलग है? तो इसमें बोलेंगे कि अत्यधिक विकसित संवहन, यानी कि टेरिडोफाइटा ही एकलौता ऐसा पादप है जिसका संवहन ऊतक जो है बहुत विकसित होता है। तो टेरिडोफाइटा के बारे में क्या बोलेंगे कि टेरिडोफाइटास ब्रायोफाइटा से अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक की उपस्थिति के कारण भिन्न है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक का अभाव होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में क्या बोलेंगे कि इसमें संवहन ऊतक का अभाव होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक उपस्थित होता है। जबकि टेरिडोफाइटा में क्या होता है? संवहन उपस्थित होता है। अगला है यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? तो जाइगोस्पोर के अंकुरन के समय होता है। यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? तो जाइगोस्पोर के अंकुरन के समय होता है। अगला है क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है। तो क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक कैसा होता है? कप के आकार का होता है। क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक कैसा होता है? कप के आकार का होता है। तो क्लेमाइडोमोनास के बारे में क्या बोलेंगे कि क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है। इसमें कप के आकार का हरित लवक प्रत्येक कोशिका में होता है। अगला है पायरिनॉइड किसके निर्माण का केंद्र है? तो पायरिनॉइड जो है किसके निर्माण का केंद्र है? मंड के निर्माण का केंद्र है। पायरिनॉइड किसके निर्माण का केंद्र है? तो पायरिनॉइड मंड के निर्माण का केंद्र है। इसमें बोलेंगे कि पायरिनॉइड प्रोटीन की संरचना है जो मंड या स्टार्च से घिरा होता है, जो कि किससे घिरा होता है? मंड या फिर स्टार्च से घिरा होता है, और यह हरित लवक में पाया जाता है। पायरिनॉइड किस में पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। यह पादपों व शैवाल में मंड का संश्लेषण तथा संचय करता है। अगला है पाइनस आम से विभेदित है। पाइनस और आम में क्या अंतर है? तो पाइनस और आम में क्या अंतर है कि यह बीजांड बिना अंडाशय से घिरा होता है। पाइनस में बोलेंगे कि इसका जो बीजांड होता है बिना अंडाशय के ही घिरा होता है। तो आम के बारे में बोलेंगे कि आम एक आवृतबीजी पादप है जिसका बीजांड अंडाशय भित्ति से घिरा होता है और इसमें निषेचन के पश्चात फल का निर्माण होता है।
जबकि पाइनस की बात करें तो पाइनस एक अनावृत बीजी पादप है जिसमें बीज क्या होता है, नग्न होता है। अगला है, इनमें जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित है? तो पाइनस जो है सबसे ज़्यादा विकसित है। इनमें से जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित है? तो पाइनस सबसे ज़्यादा विकसित है। तो पाइनस के बारे में क्या बोलेंगे कि पाइनस एक कॉनिफर है जो अनावृत बीजी का सदस्य है। इसमें संवहन ऊतक विकसित होता है, पाइनस में संवहन ऊतक विकसित होता है तथा इसमें बीज पाए जाते हैं। पादप जगत में विकास का क्रम इस प्रकार है, पहले शैवाल, शैवाल से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से अनावृत बीजी और अनावृत बीजी से आवृत बीजी का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु द्वारा तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन ऊतक तथा बीज नहीं होता है, तो वो बोलेंगे ब्रायोफाइटा। यानी पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन ऊतक तथा बीज नहीं होते हैं, तो ऐसा होता है ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा के बारे में बोलेंगे, ब्रायोफाइटा पादपों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें संवहन ऊतक नहीं होता, संवहन ऊतक ब्रायोफाइटा में नहीं होता तथा ये लैंगिक जनन के द्वारा बीजाणु तथा भ्रूण बनाते हैं। रोडोफाइटस तथा फियोफाइटा एक ऐसे शैवाल हैं जो केवल बीजाणु ही बनाते हैं, ये भ्रूण नहीं बनाते हैं, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में बीजाणु तथा भ्रूण बनते हैं, बीजाणु और भ्रूण बनते हैं और इसमें वास्तविक संवहन ऊतक पाया जाता है। अगला है, फ्यूनेरिया तथा स्लेजिनेला में क्या समान नहीं है? फ्यूनेरिया और स्लेजिनेला में क्या कॉमन नहीं है? तो दोनों का जड़, यानी कि दोनों का जड़ अलग अलग होता है। अगला बोलेंगे कि पाइनस के परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसके एंडोस्पर्म भ्रूण पोष में कितने होंगे? जिसके पाइनस के परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं तो इसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो भ्रूण पोष में भी 6 ही गुणसूत्र होंगे, क्योंकि देखिए परागकण अगुणित होते हैं, परागकण तो अगुणित होते हैं। अगर पाइनस के परागकण में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 6 है तो इसके एंडोस्पर्म में भी 6 ही गुणसूत्र होगा, भ्रूणपोष में 6 ही होगा, क्योंकि ये निषेचन से पहले बनता है। यह भ्रूणपोष जो है निषेचन से पहले बनता है और यह भी अगुणित ही होता है। अगला है, रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? तो रेजिन और टर्पेंटाइन जो है किससे प्राप्त होता है? तो यह पाइनस से प्राप्त, रेजिन और टर्पेंटाइन किससे प्राप्त की जाती है? यह पाइनस से प्राप्त होता है। तो इसके बारे में बोलेंगे, पाइनस से ही रेजिन तथा टर्पेंटाइन प्राप्त होते हैं। रेजिन एक मोमीय पदार्थ होता है, रेजिन एक क्या है? मोमीय पदार्थ होता है। वह टर्पेंटाइन तारफिन एक विलायक होता है। अगला है, ऐसा पादप जिसमें बीजाणु उद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होता है। तो क्लेमाइडोमोनास में ऐसा होता है, ऐसा पादप जिसमें बीजाणु उद्भिद जो है पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होता है, तो किसमें? क्लेमाइडोमोनास में ही होता है। अगला है, ऐसा पादप जिसमें बीज होता है लेकिन पुष्प तथा फल नहीं होता है, यह किस समूह से बिलोंग करता है? तो यह जो है अनावृत बीजी से बिलोंग करता है। बीज होते हैं लेकिन पुष्प और फल नहीं होते हैं। अगला बोला गया है कि स्पायरोगायरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनते हैं? तो जाइगोस्पोर बनते हैं। स्पायरोगायरा में संयुग्मन से भी जाइगोस्पोर बनते हैं और क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से भी जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। अगला है, क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन कौन सा है? तो इसमें आइसोगोमस होता है, आइसोगोमस मतलब समयुग्मक। क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन क्या है? समयुग्मक। अगला है, इनमें से किस एक का युग्मकोद्भिद सबसे बड़ा होता है? किसका युग्मकोद्भिद सबसे बड़ा होता है? तो मॉस का युग्मकोद्भिद सबसे बड़ा होता है। अगला है, एपोफाइसिस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में क्या होता है? तो निचले भाग में। तो एपोफाइसिस जो है फ्यूनेरिया के कैप्सूल में कहाँ होते हैं? निचले भाग में होते हैं। अगला है, मॉस का पेरिस्टोम भाग लेता है। तो मॉस का पेरिस्टोम बीजाणु प्रकीर्णन में भाग लेता है। मॉस का जो पेरिस्टोम होता है क्या चीज़ में भाग लेता है? बीजाणु प्रकीर्णन में भाग लेता है। मॉस का जो पेरिस्टोम होता है क्या चीज़ में भाग लेता है? बीजाणु प्रकीर्णन में भाग लेता है। अगला है, प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में आता है? तो प्रोटोनिमा जो है फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में आता है। प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में आता है? फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में आता है। अगला है, स्लेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण है। स्लेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण क्या है? हेट्रोस्पोर लक्षण, यानी कि विषम बीजाणु। स्लेजिनेला में क्या देखने को मिलता है? विषम बीजाणु होता है। अगला है, फ्यूनेरिया तथा टेरिस दोनों के शुक्राणु टेरिस की स्त्रीधानी के समीप एक साथ मुक्त होते हैं। केवल टेरिस के शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं, क्यों?
तो यहाँ बताया गया है क्योंकि टेरिस की धानी रासायनिक पदार्थ स्रावित, तो टेरिस की जो धानी होती है वो रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है जिससे टेरिस के शुक्राणु आकर्षित होते हैं। और अगला है और लास्ट है कि पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना है। पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म, पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना क्या है दोनों? तो यह गुरु बीजाणु, परागकण और एंडोस्पर्म, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? अगुणित है। गुरु बीजाणु भी अगुणित है, परागकण भी इसका अगुणित होता है और एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष भी अगुणित इसका होता है।